ठीक है बेटा। तो अपवर्ड और वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। द वाटर मूव्स अप थ्रू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल, जो जाइलम वेसल की वॉल है और बीच का जो गैप है, यहाँ से वाटर मूव कर रहा है बेटा। क्लियर है? ठीक है। अभी ये थ्योरी में आएगा कि पहले जो थे, ये तो अभी हम एक्सेप्टेड है, जान रहे हैं हम, इसलिए बता दे दो। पहले तो साइंटिस्ट नहीं जानते हैं, तो साइंटिस्ट भी थ्योरी देगा कि यहाँ से भी वाटर जा सकता है ऐसे। ठीक है। तो ये थ्योरी क्यों डिनाई हुई, वो क्यों डिनाई हुई, ये देखते हैं अभी बाद में। यहाँ पे क्या कह रहा है, वाटर मूव्स थ्रू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल्स एंड दिस इज एमसीक्यू। This was proved by the simple experiment. Cut end of shoot immersed in a solution containing eosine, पहले भी दिखाया था, safranin dye. The dye stints the xylem. This was the first time demonstrated by Stephen Hales, और जिससे मूवमेंट ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई किया गया कि वाटर मूव कहाँ से हो। अब जस्ट वॉल से अगर मूव हो रहा होता बेटा, तो जो एओशियन डाई है वो इस तरीके से कहीं नैरो बस दिखती, लेकिन उसने इतना एरिया कवर किया, मतलब आपके मेटाजाइलम के साइज को, जो जाइलम वेसल है मेटाजाइलम, ठीक है, जाइलम वेसल में उसके साइज को पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। इट मींस कि ये बीच का भी एरिया वो कवर कर रहा था वाटर, तभी डाई वहां पे गई है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट तो आपने पहले भी सुना था, उसको जस्ट नोट डाउन करके ध्यान रखो। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट की भी हमने एनाटॉमी में बात कर दी थी। बार को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, बार को रिमूव करने से क्या होता है, एंड व्हाट इज बार, फास्ट रिप्लाई करो जरा, बार क्या बार, फूड को फूड सप्लाई है क्या बार, बार किस द पोर्शन बस फ्लोएम आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, रूट डेड होगा। हाँ बेटा, लेकिन सप्लाई कौन सी रुकेगी, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर के सारे टिश्यू को हटाया गया, मतलब बाहर आता है फ्लोएम, अंदर आता है जाइलम। तो इस केस में वाटर का कंडक्शन चलेगा, लेकिन फूड का कंडक्शन बंद हो जाए। ठीक है, फूड का ट्रांसलोकेशन बंद हो जाए, एंड दैट इज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। वेस्कुलर कैम्बियम, ओनली कैम्बियम नहीं। दिस वाज कंडक्टेड बाय मेलपेजी एंड स्टीफन हेल्स। अब यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट कर लो, इन्होंने फ्लोएम की स्टडी की थी, इन्होंने जाइलम की स्टडी। ठीक है, मेलपेजी ने फ्लोएम पे स्टडी कर रहे थे, और स्टीफन जो हेल्स थे वो जाइलम पे स्टडी कर रहे थे। और हमें पता है हम क्या देख रहे हैं, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब हम बार को करके देख रहे हैं। तो मेलपेजी जी जो स्टडी कर रहे थे वो उसमें आ जाए, एंड स्टीफन हेल्स एओसिन डाई से जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का देखा पाथवे, तो इसमें आ जाएगा, और दोनों ने एक कोलैबोरेटिव स्टडी कर डाली। In this experiment, a ring of bark of stem is removed. Ring of bark मतलब बार का दो मेथड है रिमूव का, या तो पूरी की पूरी छाल रिंग के फॉर्म में निकल जाए, या तो स्केल्स के फॉर्म में पैचेस निकले टूटी टूटी। क्लियर? तो रिंग ऑफ बार को रिमूव कर दिया। The important tissue phloem is removed with the bark, so food conduction stops, but water conduction continues. In plant, there are only two conducting tissues, xylem and phloem. सब एनाटॉमी का पार्ट है बेटा, बस एक एक बार पढ़ो और लिखो। क्या हुआ रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में, ये रिंग बन रही है आपकी, पूरा इन्होंने रिमूव किया। ठीक है, यहाँ कट लगाया, उसके बाद इसको रिमूव किया, तो ये चारों तरफ से रिमूव हो गया। अब हमें पता है कि नीचे तो कुछ है ही नहीं, अगर इसके नीचे फोटोसिंथेसिस का सोर्स नहीं है, तो यहाँ कोई फूड वगैरह तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं कि बन रहा है और यहाँ नीचे से आ जाए। क्लियर? इसके ऊपर अभी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा हो, प्लांट डेड नहीं हुआ है, प्लांट की मैकेनिज्म चल रही है, ऊपर फूड मिल रहा है, नीचे से वाटर जा रहा है, तो प्लांट ऊपर तो वर्क करेगा ही। वाटर जो फूड आया वो एक्युमुलेट हो गया। ठीक, तो ये स्वेलिंग दिखेगा जस्ट जहां पे आपने कट लगाया है उसके ऊपर। ठीक है, और वुड क्या होता है बेटा, जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। तो ये प्रोसेस वाटर कंडक्शन इसमें चलेगा, एंड
आपका फूड कंडक्शन रुकेगा और सबसे पहले जो भी स्प्रिंग के नीचे का पोर्शन होगा उसकी डेथ होगी, लेकिन सबसे पहले डेथ किसकी हो जाएगी? रूट सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब आती है एसेंट ऑफ सैप की कहानियां हो गई, उनकी थ्योरीज क्या क्या है। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई भी छोड़ेगा, एक साइंटिस्ट है, एक एक थ्योरी है, बस लिख लेना है उसको और याद कर, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरीज टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए तीन तरीके की थ्योरी है। पहली थ्योरी कभी ये मानती नहीं है, लोग को ये नहीं मानता है कि कोई मरा हुआ कोई काम करे, ठीक है। मरा हुआ इंसान इतना बड़ा काम कर जाए या मरी हुई सेल इतना ज्यादा काम करेगी, इस तरीके की थ्योरी आ नहीं सकती। तो फर्स्ट थ्योरी जो आई थी वाइटल थ्योरी, मतलब जो लिविंग टिश्यू है, एनाटॉमी पढ़ ली गई, एनाटॉमी की स्टडी नॉलेज थी साइंटिस्ट को, लेकिन ये जो एनाटॉमी है ये फंक्शन कैसे कर रहा है ये नहीं। तो वाइटल थ्योरी दी गई, मतलब लिविंग सेल्स की इन्वॉल्व होगी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। फिर वाइटल थ्योरी मतलब वाइटल ऑर्गन, जैसे जो हमारा हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ये सब क्या है? वाइटल ऑर्गन, ठीक है, जो एब्डोमेन में है, विसरल ऑर्गन। तो वाइटल मतलब जिसकी फंक्शनिंग एकदम कंटिन्यूअस हमारे अफेक्ट हमको लिविंग बनाई हो। वाइटल थ्योरी रिलेटेड टू द लिविंग सेल्स। फिर फूड प्रेशर थ्योरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन से एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है और उसके अंदर कोई पंप है, प्रेशर है जिसने पुल कर लिया, ठीक है, और उसकी वजह से वो पुल कर लिया, मतलब वाटर अंदर आ रहा है और उसके बाद वो पुश करके ऊपर भेज रहा है। तो ये थ्योरी आज भी एक्सेप्टेड है, लेकिन वही इसकी लिमिटेशन होगी कि हाइट हाइट 300 मीटर प्लांट की हाइट है, वहां तक कैसे जाएगा वाटर? 60 फीट से ऊपर है प्लांट की ट्री की हाइट, तो उससे लंबे प्लांट में वाटर का कंडक्शन कैसे हो? और हमें एक चीज ध्यान में और रखो कि जिम्नोस्पर्म है सिकोया, जो कि हमने तुम लोगों को क्लास के चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया, वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में होता नहीं है जाइलम वेसल। तो ये जो आप ट्यूब बना के फ्लो करा दे रहे हो, ये वैसे भी नहीं है जिम्नोस्पर्म, वहां है जाइलम ट्रैकियो। तब जिगजैग मूवमेंट भी कैपिलरी एक्शन से ही जा रही है चीज पर, ठीक है? तो जो आपको ऊपर तक जाना है उसमें हिंड्रेंस है, तो रूट प्रेशर थ्योरी वहां पे फेल हो गई, ठीक है, ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगी और पूरा एक प्रॉपर उसको ट्यूब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नहीं जाएगा। वाइटल थ्योरी रिलेटेड टू लिविंग। रूट प्रेशर थ्योरी की लिमिटेशन है, प्रेशर से रूट के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। एंड जो फाइनली एक्सेप्टेड है फिक्स है फिजिकल थ्योरी, मतलब यहाँ पे कुछ आपके कोहेसिव एडेसिव इस तरीके के फोर्सेस आ रहे हैं, फिजिकल फोर्सेस हैं, सरफेस टेंशन है, ठीक है, पुल मैकेनिज्म है, ये सब जब इन्वॉल्व हो रहे हैं और अलोंग विद रूट प्रेशर, लेकिन ये ज्यादा है, ठीक, तब जाके एक थ्योरी प्रपोज हो पाई और एक्सेप्टेड हो पाई जो कि फिजिकल थ्योरीज में आती। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आप यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लो थोड़ा सा, इसमें लिविंग इन्वॉल्व है, फूड प्रेशर थ्योरी में क्या क्या इन्वॉल्व होगा बेटा? बोथ, ठीक है, लिविंग प्लस फिजिकल फोर्स। यहाँ पे भी प्रेशर की बात कर रहे हो आप, ठीक है, फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वन इज अगेन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्स, ठीक है, कोई भी लिविंग नहीं है यहाँ। समझ में आया? एसेंट ऑफ सैप कंप्लीट करेंगे बेटा, एकदम पेशेंस के साथ बैठे रहो, ठीक है। वाइटल थ्योरी क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसेंट ऑफ सैप इज द कंसर्न ऑफ लिविंग सेल। जो हमने एक लाइन में तुम लोग को बता दिया वही चीज है, बस एक एक स्लाइड में इनका
इंफॉर्मेशन है, नोट डाउन करना है। जो सबसे पहले अगर आता है फर्स्ट हाइपोथेसिस इज रिले पंप हाइपोथेसिस। फर्स्ट हाइपोथेसिस फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, पूरी बात कह रही हूँ, ठीक है। मतलब वो हाइपोथेटिकल बात है कि बादल आता है, पानी देके चला जाता है, प्लांट पानी खींच लेते हैं जब वहां से करता है, इस तरीके की थ्योरी को नहीं इसमें कंसिडर कर रहे हैं। वैलिड वैलिड जो हाइपोथेसिस आई थी उसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस आई थी वाइटल थ्योरी की, रिले पंप हाइपोथेसिस, ठीक है, रिले पंप थ्योरी या हाइपोथेसिस। सबसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए किसी को भी स्किप नहीं करना है। प्रपोज बाय गॉडलेस्की, according to this hypothesis, a pumping activity is present between the cells of xylem parenchyma and medullary rays, rhythmic change in osmotic pressure। अब ये क्या कह रहे हैं कि जाइलम पेरेंकाइमा और मेडुलरी रेस, हमें पता है दो ही अंदर ऐसे हैं जो लिविंग है जाइलम वाले केस, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, ठीक है, फ्लोएम को छोड़ दिया जाए। वाटर का कंडक्शन तो पता चल गया कि जाइलम से आ रहा है, ठीक। अब जाइलम वाले क्वेश्चन में कौन इन्वॉल्व है इसमें, तो जाइलम पेरेंकाइमा और मेडुलरी रेस की सेल, मतलब किस रेस की सेल इन्वॉल्व है, जो कि एक रिथमिक कंसंट्रेशन, मतलब रिथम फ्लो करा रहे, हायर टू लोअर और तो होते हुए वाइटल एक्टिविटी से वाटर अंदर जाए। क्लियर। दिस वाज द फर्स्ट हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सेल। तो यहाँ से बस आपको साइंटिस्ट याद रखना है, फर्स्ट हाइपोथेसिस है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका इन्होंने बताया, पंपिंग एक्टिविटी, मतलब एक सेल दूसरी की तरफ पंप कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, और उसके थ्रू वाइटल एक्टिविटी के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ। इज इट क्लियर। एंड उसके बाद अंदर नहीं, ये एसेंट ऑफ सेल चल रहा है, ऊपर तक कैसे जाएगा, इसी सारी एक्टिविटी से वाटर अपसाइड मूव कर जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पल्सेशन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी है उन्होंने, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, और ये अराउंड 1927 के करीब इन्होंने ये थ्योरी की। और इस थ्योरी का बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि क्रिटिसाइज हुआ, क्योंकि इन्होंने इसको रिलेट किया कि अंदर जैसे हम लोगों के ब्लड वेसल्स में ब्लड कर रहा है, जो कि पंपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। हार्ट जब पंप करता है, जब एक बार जिसको आप बोलते हो दिल की धड़कन, हमारे नर्व का क्या रेट चल रहा है, ये सारी बात आप कहते हो, तो ये कहना था कि वहां पे हार्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर पे ऐसा पल्सेशन सिस्टम चल रहा है लिविंग के अंदर, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा। क्लियर। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको प्रूफ कर दिया। डेस्मोडियम कैरेंस, ये आपका प्लांट है बेटा, इसके ऊपर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट किया जाए, कहा जाता है इसमें इस तरीके का, जैसे आप हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए ईसीजी निकालते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अगर किसी ने कभी सुना हो तो इस तरीके का एक आपको उसमें वेव्स है, और नहीं भी सुना है तो आपने मूवीज में जरूर देखा होगा कि ऐसे ऐसे चलता रहता है और उसके बाद जैसे डेड का सीन आता है सब साइलेंट, ठीक है, टी आने लगता है और लाइन एकदम बराबर हो जाती है, ठीक है। तो एक तो इसका मोटिवेशनल भी इसको रिलेट किया जाता है कि जब तक आपके लाइफ में अप एंड डाउन है आप जिंदा हो, और जैसे स्मूथ आएगा तब आपका स्ट्रगल खत्म, आप खत्म, ठीक। तो इसको फेवर किया जाता है। तो खैर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उन्होंने ये अब आता कि करंट से आता है, कार्डियक साइकिल के टाइम बताएंगे, बट यहाँ पे अभी क्या है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो प्लांट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया तो ये यहाँ पे पल्सेशन को शो कर रहा था और इसकी कॉर्टिकल सेल्स इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। According to this theory, pulsatory activity is present in the innermost cortical cell. Innermost cortical cell मतलब एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस के आसपास की सेल से लेकर जाइलम के बीच में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल रहा है, जिसकी वजह से वाटर और सॉल्ट का फ्लो हो रहा है, ये कह रहे थे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सेल। और जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट देखो तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई दे दिया आपने तो वो तो सप्लाई होगा, जब तक रेजिस्टेंस वगैरह का उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। क्लियर। उस तरीके के इस थ्योरी इन्होंने दी कि लिविंग सेल के थ्रू एक पल्सेशन जा रहा है, एक पल्स जा रहा है,
क्लियर, जो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। एंड इसको प्रूव कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक प्रोब को यूज किया। इलेक्ट्रिक प्रोब मतलब इलेक्ट्रोड, सुने हो ना, कैथोड एनोड, इनको यूज करके इन्होंने इसको थ्योरी को प्रूव भी कर दिया। बट ठीक है, साइंस लेकिन इस चीज को नहीं मानता। साइंस कैसे नहीं मानता? साइंस जब किसी चीज को मानता है तो वो चीजें कई लोग परफॉर्म करेंगे और सब सेटिस्फाई होंगे, सबको अलग अलग जगह सेम रिजल्ट मिलेगा, देन इसको वेरीफाई किया जाता, वैलिडेट। लेकिन ऐसा न किसी और प्लांट में कहीं और मिला, तो इसलिए इसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहा गया। ये इंडिया में मिलने वाला एक डिस्मोडियम गायरेंस करके प्लांट है, उसमें इस तरीके की पर्सिस्टेंट एक्टिविटी को देखा गया। इनके दो इलेक्ट्रिक पोल बना दिए, एक यहाँ से एक यहाँ से, और इसमें देखा इन्होंने कि ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई। इस प्लांट में ये क्या करेगी, और हर एक प्लांट में जब अप्लाई नहीं या किसी और प्लांट में अप्लाई नहीं है तो आप इसको कोई थ्योरी नहीं बोल सकते, ये डिनाई हो गया और ये रिस्ट्रिक्टेड रह गया सिर्फ इसी प्लांट। लेकिन ये क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट थे तो इंडिया वाले थोड़ा क्वेश्चन आंसर में इनको ज्यादा वैल्यू दे दे। नाउ इन सबके बॉस आ गए स्ट्रासबर्गर, का नाम आपको बहुत जगह बहुत डिस्कवरी में आएगा, बार बार आएगा। स्ट्रासबर्गर फर्स्ट टाइम डिस्कार्डेड, मतलब इन्होंने पूरी तरीके से डिनाई कर दी पार्टिकल्स की। और क्या किया इन्होंने, इन्होंने इस तरीके के केमिकल यूज किए जो कि लिविंग सेल को खत्म कर दे। अंदर की तरफ जो लिविंग सेल है उन सारी चीजों को खत्म कर दे, तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाना चाहिए अगर इनको सही। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वाटर फिर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा था और लिविंग सेल थोड़े खत्म हो गई थी, डेड हो गई थी केमिकल रिएक्शन, लेकिन वाटर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। स्टीलरिज्म में कुछ ऐसा है जो कि नॉन लिविंग है और इसको कंडक्ट करो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आए और इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम, अब ये आप किसी भी प्लांट में करके देख लो, लिविंग सेल खत्म हो जाएगी लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, क्योंकि अगर वो टेरिडोफाइटा होगा तो वहाँ ट्रैकिड प्रेजेंट होगा, वो भी नॉन लिविंग है। एंड एंजियोस्पर्म होगा तो वहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट है, ट्रैकिड प्रेजेंट है, वो भी नॉन लिविंग है। दोनों ही केस में लिविंग डेड हो गया और नॉन लिविंग फंक्शन कर रहा था और ये थ्योरी एक्सेप्टेड हो, मतलब वाइटल थ्योरी को डिनाई करने वाली वो एक पहली फिजियोलॉजिकल फोर्स थ्योरी, मतलब फिजिकल फोर्स को से रिलेटेड थ्योरी आई, उसको दिया था स्ट्रासबर्गर ने। Discarded all the vital force theory. Now it is well known that the ascent of sap is not the concern of living cells. और हम तो आगे तक की बातें अगर जान रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि ये जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकेट से हो रहा है। क्लियर। नाउ रूट प्रेशर थ्योरी क्या कह रही है? रूट प्रेशर थ्योरी आज भी एक्सेप्टेड है। प्रॉब्लम यही है कि इसकी लिमिटेशन, ये बहुत हाइट तक नहीं कर सकता और ट्रांसपिरेशन रेट जहाँ पे हाई होगा वहां पे भी ये मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर कॉलम जो था वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वाटर कॉलम ब्रेक डाउन, नीचे आपने वाटर रख के रखा है तो भी वो जो एसेट ऑफ सैप ब्रेक डाउन हो गया था कवर नहीं कर पा रहा, गैप को फिल नहीं कर क्लियर। इसलिए रूट प्रेशर थ्योरी लिमिटेड है, डिनाइड नहीं है, लिमिटेड। प्रपोज बाय प्रिस्टले, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जोसेफ प्रिस्टले ने प्रपोज किया था रूट प्रेशर थ्योरी दी थी, प्रपोज की थी प्रेस्ले ने, एंड स्टीफन हेल्स ने प्रेशर टर्म को दिया। स्ट्रोकिंग डिफाइंड, स्ट्रोकिंग आगे क्योंकि ये जो देखो एक्सेप्टेड है तो कई लोगों का काम है इसमें जो अलग अलग तरीके से इसको बोल रहे हैं। डिफाइंड इट एज अ रूट प्रेशर इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर के अंदर आने से जो प्रेशर जनरेट होगा दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर। दैट develops in the tertiary element of xylem. Either you talk about the xylem trachea or you can say xylem vessel, वहां पे ये प्रेशर जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर जो अंदर आए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ, उसकी वजह से ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू हो जाए। क्लियर। रूट प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द रूट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी लिविंग सेल्स इन्वॉल्व है कि आपको रेडियल ट्रांसलेशन करना है, तो रूट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जाइलम वेसल तक ही वाटर पहुंचेगा। और इसमें मैंने बताया आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, वो सब यहाँ पे रोल प्ले करें। द जेनेसिस ऑफ रूट प्रेशर इज एन एक्टिव प्रोसेस।
क्लियर? रूट प्रेशर को जनरेट करने के लिए आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ये उसी प्रोसेस की बात कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर। हियर द लिविंग सेल्स आर इन्वॉल्व, और इसमें आपका लिविंग सेल्स चाहिए, मतलब ये कैसा हो गया, अभी मैंने वहां लिखवाया ना, लिविंग प्लस फिजिकल फोर्सेस। इज इट क्लियर? लिविंग सेल्स इन्वॉल्व हो रही है एंड फिजिकल फोर्सेस भी चलेंगे, तब जाके आपका एसिड ऑफ सैप काम करेगा। क्लियर? दीज आर टू एविडेंस। अब अगेन इनकी भी थ्योरी ऐसे कैसे मान लिया जाए, एविडेंस तो चाहिए। मैंने दो फिनोमिना सिक्रेटिंग सेल्स में पढ़ाया है, गटेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक, हाइडेथोड से गटेशन होता है, रूट प्रेशर, अगर आपने लीफ की मार्जिन पे सुबह के टाइम ऐसे ड्रॉपलेट्स देखे और इक्वी डिस्टेंस पे एक ही साइज के ड्रॉपलेट देख रहे हो, वो कोई बाहर से गिरा हुआ वाटर नहीं हो, वो जस्ट अंदर एक प्रेशर है और ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा था, जहां हाइडेथोड है वहां से वो वाटर रिलीज हो और कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन चल रहा है। ये छोटे हाइट के प्लांट में ही दिखेगा। ठीक है बच्चा? तो गटेशन इसका एग्जाम्पल है। एंड ब्लीडिंग, अगर आपने प्लांट को कट किया, कहीं पे आप जरा सा नेल से या चाबी हाथ में की वगैरह लिए रहते हो, खड़े रहते हो प्लांट के पास, घूमने फिरने गए हो, तो वहां पे आप कट करते हो तो आप देखोगे कि वहां पे कुछ ब्लीडिंग हो रही है, कुछ वाटर वहां से मूव कर रहा है, दिस। ठीक है? अब इसको देखो, ये बड़ा अच्छा सा इमेज है, यहाँ पे तुम कैपिलरी एक्शन भी समझ सकते हो। ठीक, कोई इसको पुल नहीं कर रहा है इधर से, यहाँ पे जस्ट अटैच कर दिया गया कि ये वाटर अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से अंदर की तरफ जा रहा है और ये कैपिलरी एक्शन से ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट थ्रू द वाटर स्टोमेटा। इसको कहते हैं हाइड्रोथोड को। एनाटॉमी में भी पढ़े हो, यहाँ पे भी देख लो, गटेशन प्रोसेस पढ़ना है, वहां पे भी आएगा। ब्लीडिंग इज द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द कट एंड ऑफ द स्टेम। ये हो गया आपका ब्लीडिंग, ये है आपका गटेशन। क्लियर? यहाँ पे आपका सेल सैप आता है, सेल सैप जो फ्लो कर रहा था जाइलम से, जो फ्लो करते हुए जा रहा था, वो कट लगने की वजह से बाहर आ गया। अब इसके केमिकल स्टडी करने से आपको पता चल जाता है कि क्या चीज किस कंसंट्रेशन में फ्लो हो रहा है, और यहीं पे अगर आप मैनोमीटर लगा दो, फ्लो को मेजर करना चाहो ऊपर के साइड में कट करके, तो आप उसको फुट प्रेशर को मेजर कर, ठीक है, कोई प्रेशर आ रहा है, ठीक, तो आप रीड कर सकते। Due to the movement of water from soil to the root hairs and from there to the cell of xylem, a hydrostatic pressure develops. It is called root pressure, which pushes the water column in xylem upward. Push, नीचे से देगा, ठीक है? In xylem upward, the genesis of root pressure is an active process, energy consuming. ठीक है? ड्यूरिंग रूट प्रेशर द वाटर एंट्री ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, वाटर का एंट्री के लिए आपको जो फेवरेबल है दैट इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सेल सैप कंसंट्रेटेड है, सेल सैप सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो सेलुलर सैप है कंसंट्रेटेड है, उसमें जो सॉल्ट आयंस प्रेजेंट है वो कंसंट्रेटेड है, स्टोरेज है, तो उसके कंपेयर में बाहर वाटर पोटेंशियल हाई होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल लो होगा, अंदर की तरफ से उसको पुल कर लिया जाए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिन आयंस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे, अदर्स आपके पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और इसको बोलेंगे आप ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड दिस एक्टिव इज फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट। ठीक है? रूट इन्वॉल्वमेंट या रूट के पार्टिसिपेशन के लिए आप इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? The osmotic pressure is created as a result of active absorption of solutes by the roots, so energy is consumed during the active absorption of solute, और इसी को हम बोलते रहते हैं नॉन ऑस्मोटिक। क्लियर? अब आपको क्या यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जब आपको दो मैकेनिज्म मैंने बताया कि यूनिवर्सली आप वाटर को दो तरीके से फ्लो कर सकते हो, या तो आप नीचे से पंप कर दो या तो आप ऊपर से सक कर दो। तो ये जो रूट प्रेशर है ये कैसा है, नीचे आपने पंपिंग मशीन लगा के पंप कर, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो प्लांट के अंदर आपने एज्यूम किया ये आपका एसेंट ऑफ सैप बन रहा है, ये आपका जाइलम वेसल बन रहा है, ये ल्यूमेन है जहां से वाटर फ्लो कर रहा है, और इसमें प्रेशर नीचे से लग रहा है, अभी है ऊपर से भी बेटा, लेकिन अभी जस्ट हम इसकी बात कर, इसको भूल जाओ, ऊपर को कट कर दिया, ऊपर हम कह रहे हैं कि कोई लीफ है ही नहीं,
लीफ नहीं है तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं है तो ट्रांसपिरेशन फुल कहाँ से आएगा। क्लियर। अब एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने किया होगा अगर एमसीक्यू तो आपको मिला भी होगा। द मैक्सिमम रूट प्रेशर रिपोर्टेड इन प्लांट्स इज 2 to 3 bars। इट इज सफिशिएंट टू रेज वाटर, अब ये दोनों रिलेटेड है। इट इज सफिशिएंट टू रेज वाटर कॉलम अप टू 60 to 70 feet हाई। अब ये जब आपका एजर्सन और रीजन क्वेश्चन आता था तो एक हो गया एजर्सन, दूसरा हो गया इसका रीजन। ठीक है, ये हो गया एजर्सन कि वाटर ट्रांसपोर्ट प्रेशर से 60 to 70 फीट हाइट के प्लांट तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रूट प्रेशर 2 to 3 बार का रूट प्रेशर प्रेजेंट है। ये इतना सफिशियंट है कि आपको कुछ प्रेशर से इतने हाइट तक ट्रेवल करा। So, root pressure theory cannot explain the ascent of sap in tall trees more than the 100 feet height। क्लियर। 100 फीट ले लेते हैं हम नॉर्मल केस में। चलो 70 तक दिया हुआ है, लेकिन एक्सेप्शन होगा कहीं कि कहीं वाटर लेवल ऐसा प्रेजेंट है, कहीं रूट की विड्थ ऐसी है, कहीं रूट हेयर्स के नंबर्स ऐसे हैं कि वो वहां पे उससे ज्यादा शो कर सकते। ठीक है, इसलिए हम ले लेते हैं कि 100 फीट से ऊंचे पेड़ में तो रूट प्रेशर थ्योरी काम नहीं करेगी। वहां पे कौन आएगा, ट्रांसपिरेशन फुल। तो रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स अपोजिट रूट प्रेशर, ये तो पहले भी बता दिए, क्योंकि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा और जो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसके लिए एटीपी चाहिए। एटीपी चाहिए तो सेलुलर रेस्पिरेशन होना चाहिए, और सेलुलर रेस्पिरेशन को इनहिबिटर्स रोक देगा तो प्रोसेस रुक जाएगी। रूट प्रेशर इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। क्यों? क्योंकि रूट हेयर्स ही नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, या कम विकसित होंगे। रूट प्रेशर इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म क्योंकि वहां मेनली क्या होता है, रूट हेयर्स ही नहीं है। रूट हेयर्स नहीं है तभी तो वो माइकोराइजा एसोसिएशन बनाया है फंगस एंड साइटस के केस में ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ वो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बना रखा है। क्लियर है बेटा। राइजोबियम ड्यूज नॉट ऑब्जर्व इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स। और कहाँ नहीं हो सकता है, जो एक्टिव ट्रांसपिरेशन मतलब कंटिन्यू जिनका ट्रांसपिरेशन हाई हो, वहां पे आप प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वो है लेकिन बहुत नहीं रहे, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन हाई कर दिया तो वो ऊपर वाला प्रेशर बढ़ा रहा है फुल जो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन फुल हाई होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली नेग्लिजिबल हो जाएगा। इन समर when transpiration is maximum the root pressure is minimum। जितना ट्रांसपिरेशन हाई होगा उतना रूट प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ट्रांसपिरेशन हाई तो रूट प्रेशर कम होगा। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। अगर आप इसके लिए मैनोमीटर लगा दोगे तो वहां पे आप इसको मेजर भी कर सकते हो। जस्ट आपने कोई छोटा प्लांट लिया, इसके टिप को आपने कट कर दिया और यहाँ पे आप मैनोमीटर लगा दो। मैनोमीटर एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर मरकरी है, पारा। जैसे थर्मामीटर में आप देखते होगे जैसे टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर लेने के लिए वो रन होता है। ठीक है, मूव करता है। ठीक है, मूवमेंट दिखता है आपको, वही आप देखोगे किस जहां तक गया तो आप उसको बोलते कि हाँ ये टेम्परेचर इतना है, 99 है, 100 है, अबव 100 है, उसको आप देख पाते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रेशर होगा बेटा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसमें, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, और ये सपोज ये आपका मरकरी है तो ये इसको इधर की तरफ पुश कर देगा। ठीक है, तो इसका आपको लोकेशन चेंज मिलेगा और यहाँ रीडिंग है ही ऑलरेडी। कोई मैनोमीटर, कोई मीटर है, कोई स्केल है वहां पे जिससे आप उसको रीड कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप रूट प्रेशर को रीड कर लो। मैक्सिमम रूट प्रेशर व्हेन ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो। मैक्सिमम रूट प्रेशर आपको कब दिखेगा, जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्लो चल रही हो, लो होगी, तभी आप मैक्सिमम रूट प्रेशर कह सकते हैं। एंड रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई। वाटर एब्जॉर्प्शन हाई है, ट्रांसपिरेशन लो है, मैक्सिमम आपका क्या हो गया, रूट प्रेशर हो। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहाँ तो क्लियर है सबको? तो कहानी ये है कि इतना बड़ा जो पेड़ है बेटा, ये इसको पानी कैसे पहुंच रहा है, बस अपनी थ्योरी यही बची है। यहाँ तक का हमने रिजॉल्व कर लिया भाई, चलो इतना बड़ा पेड़ है तब तक तो रूट प्रेशर पानी को पहुंचा दे। अरे उस केस में भी तो एक कंडीशन आ गई ना कि ट्रांसपिरेशन लो। अब भैया इसको ट्रांसपिरेशन करना ही धूप में खड़ा है,
उसको तो वाटर को, अगर ये ट्रांसपिरेशन मतलब कूलिंग में क्या, जैसे तुम एसी चला के बैठ गए हो उसी तरीके से वाटर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई करके अपने करता है। क्लियर? प्लांट, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई करके अपने को कूल कर रहा है। तो यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक का सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया कि यहाँ 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 वाटर की सप्लाई कैसे हो रही। तो दैट सप्लाई, क्योंकि यहाँ यहाँ आपकी वाटर इवेपोरेट हो रहा है, बाहर की तरफ वाटर इवेपोरेट हो रहा है, उसकी वजह से ये नीचे की तरफ एक प्रेशर लगा रहा है जो कि पुल मैकेनिज्म है, और उसकी वजह से यही रूट प्रेशर के ऊपर एक प्रेशर लग गया और वाटर ऊपर की तरफ पुल हो। हमें ये सॉल्यूशन जो इसका मिलता है वो हमें जाके मिलता है पूरा का पूरा आपको फिजिकल थ्योरी में। इज इट क्लियर? इसकी पूरी पूरे आंसर की आप कोई टर्म एंड कंडीशन की बात नहीं करो, ठीक, वो क्या है, फिजिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ascent of sap is due to some physical forces। कोहेम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ascent of sap is due to capillary action and atmospheric pressure maximum up to 32 feet। not explain ascent of sap in tall plant, इसलिए ये भी हो गया आपका डिनाई। कैपिलरी एक्शन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कह रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन चल रहा है। फिजिकल थ्योरी की बात आ रही है, अभी ट्रांसपिरेशन बाद में आएगा। क्लियर? वो जो पुल लग रहा है वो बाद में आएगा। तो पहले क्या हुआ कि वाटर तो नीचे से ही आ रहा है लेकिन वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करके जा रहा है। तो ये भी थ्योरी आपका कैपिलरी एक्शन कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, 32 फीट तक गया। और उसके बाद ये भी एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको डिनाई कर दिया गया। शैक कॉन्सेप्ट, शैक कह रहा है कि एसेंट ऑफ सैप इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ इम्बिप्शन। अरे भाई इम्बिप्शन तो क्या था, लिक्विड और ड्राई का, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जाइलम का वॉल इन्वॉल्व होगा, ल्यूमेन इन्वॉल्व ही नहीं होगा। और हमें पता है मोस्ट ऑफ द वाटर जो है, आपने एक वाटर की पाइप चलाई, पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप पाइप के थ्रू, तो वहां पे आप ऐसा थोड़ी ना वाटर फ्लो करा पाओगे कि सिर्फ इस जगह से वाटर चला जाए। ये वाटर जब आपने यहाँ से फ्लो किया तो वाटर तो पूरा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो ल्यूमेन के थ्रू जा रहा है, तो ल्यूमेन के लिए तो भाई कोहेसिव होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल आपस में अटैच होना है। इम्बिप्शन के लिए एड्सॉर्प्शन एंड कैपिलरी एक्शन दैट इज रिलेटेड ओनली टू द सरफेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ जाइलम की वॉल की बात हो रही है, ठीक है। ascent of sap is due to the force of imbibition, not correct because ascent of sap occurs through the lumen of xylem। इसको मैंने पहले ही मार्क करा दिया था कि ये ध्यान में रखना, ल्यूमेन जाइलम के ल्यूमेन से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, नॉट ओनली थ्रू द वॉल्स, ठीक है। और ओनली थ्रू द वॉल्स तो एडेसिव प्रॉपर्टी वहां पे वर्क करेगी, मतलब दो डिफरेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स होगा तो वो होगा अट्रैक्शन फोर्स, वो होगा एडेशन। एंड जो सेम पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है वो होता है कोहेजन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट, तो एक जाइलम की वॉल हो गई और एक वाटर हो गया, तो वो एडिशन से वर्क कर रहा था। और इम्प्रेशन, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो कैसे जाएगा, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन आगे तो पहले हमने डिनाई कर दिया कि 32 फीट से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ये भी डिनाई हो गया, क्योंकि वाटर जो ट्रांसपोर्ट है और जो आपका एशियन डाइस से ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैकेनिज्म दिख रही थी, स्पेस दिख रहा था, वो पूरे ल्यूमेन को ऑक्युपाई करके ट्रांसपोर्ट करना। नाउ जो मोस्ट वाइडली और अब तक की एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज कोहेजन ऑफ वाटर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब आया आपका हीरो, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन थ्री बेसिक एजम्पशन। फर्स्ट, कोहेसिव प्रॉपर्टी, कोहेजन इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, कोहेजन होना चाहिए, एक तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे आपने टेबल वगैरह डाइनिंग टेबल पे वाटर की कुछ बूंदे गिरी हो तो आप इसको इससे मिलाने की कोशिश करते रहते हो, खेलते रहते हैं, ठीक है। फिर हम एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं, ठीक है, फिर इसको डायरेक्शन भी दे देते, इधर कर देते हैं flow, तो ये यहाँ से यहाँ करने लगे। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टेंशन है और इसके अंदर जो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स चल रहा है, मतलब एडेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स चल रहा है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की तरफ आपने आपने तो फिंगर से बस इस साइड के मॉलिक्यूल को इधर कर दिया, ये वाले मॉलिक्यूल भी इसके पीछे पीछे आ गए, समझ में आया।
तो आप पूरा एक रास्ता बना दो, इसको डिजाइन बनाने लगो, ये बना दोगे, इसको मिला दो, तो सब मिला के हट जाते हैं। ठीक है, तो कोहेजन इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ये तीनों इसके एजम्पशन हैं। आपका कंटिन्यूएशन होना चाहिए, आपका कोहेसिव फोर्स होना चाहिए, आपका ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होना चाहिए, और इन सब का आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से अब आप, ये इतना बड़ा है कि आप तो 300 मीटर की हाइट की बात कर रहे हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया कि अगर प्लांट की हाइट 700 मीटर, 800 मीटर, 1000, 1 किलोमीटर इतना भी है, तो भी ये फोर्स वहां तक वाटर को ले जाए। क्लियर? Cohesion in between the water molecules, the attraction between similar molecules is known as cohesion, and between dissimilar molecule is adhesion. ये हो गया, आप लिख लेना water plus xylem की wall, xylem vessel की wall, दो डिफरेंट हो गए बेटा, तो ये क्या हो गया आपका एडिशन, और ये वाटर प्लस वाटर, और भूलना नहीं है इसको। वाटर हैज ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहां पे भी, जैसे अभी मैंने बोला कि आप ऐसे बना के इसको करा रहे, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके पास कि वो टूटेगा नहीं। ठीक है, आप देखो, अगर आप तलवार लेने की कोशिश करो या चाकू लेने की कोशिश करो, चलो आज देख लेना, वाटर गिरा के और चाकू से काटने की कोशिश करना, तो क्या ये दो पार्ट में कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है इनके पास, ये एक दूसरे से ज्वाइंट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू कोहेसिव बॉन्डिंग, कोहेसिव अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर हैज ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इस वजह से आप वाटर कॉलम को भी ब्रेक नहीं कर सकते हो। The adhesive force work between the water molecules and xylem vessels wall. The two forces ensure that the column of water is not broken or pulled away from xylem vessels wall. अब आप इसको सिर्फ ल्यूमेन ल्यूमेन से भी नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि एडेसिव फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब जाइलम से अडेयर करके रखा हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन आप इसका लेवल चेंज कर, अब एंड होगा तो लेक्चर ज्वाइन मत करना दोबारा, ठीक है तुमको, लास्ट मिनट। जस्ट बिकॉज ऑफ इसके लेवल की वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन ये अडेयर होके ही चलेगा। तो जाइलम वेसल से जो एडेसिव फोर्स है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, एंड जो कोहेसिव फोर्स है वो भी वर्क कर रहा है, एंड इन दोनों के रिजल्टेंट जो है नॉट ब्रोकन और पुल्ड अवे फ्रॉम द जाइलम वेसल्स वॉल, उसको एक डायरेक्शन मिल रहा है, और एक पूरा जो पुल प्रेशर, एक कंटिन्यूटी मिल रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से कंटिन्यूटी हो गया, एंड एडेरेंस की वजह